Welcome back students to AIB Education and Study with Anas sir. Today I will be start in class 12 business study interesting revision of part 2 principles of management. तो जैसा कि आपको पता है कि फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट पहले क्या करा था, हमने बेसिक्स कंप्लीट कर लिए थे, सारे फीचर्स नेचर सिग्निफिकेंस सभी चीज़ें हमने समझ ली थी। फिर सेकंड पार्ट के अंदर हमने कवर अप क्या किया था कि हमने एवरी टीलर का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है साइंटिफिक मैनेजमेंट के अंदर, आखिर क्या टेक्निक्स थी, क्या प्रिंसिपल थे, साइंस इज नॉट रूल ऑफ थंब का मतलब समझा हमने, हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड का मतलब समझा, कोऑर्डिनेशन का मतलब समझा, हमने उनकी टेक्निक्स के बारे में जाना कि आखिर क्या क्या टेक्निक्स थी। सो होपफुली आपने सभी चीज़ें याद कर ली होंगी मेरे साथ साथ और लिख भी ली होंगी। सो आज की इस क्लास के अंदर बेसिकली अपने प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को हम फिनिश कर देंगे और हेनरी फ्योल हमारे लास्ट टॉपिक बचे हैं, तो इनके सारे सिद्धांतों को हम जानने वाले हैं कि आखिर इनकी क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं, क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है इनका मैनेजमेंट के अंदर और किस तरीके से इन्होंने हमें मैनेजमेंट का तरीका बताया है। सो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को और समझते हैं इनके सभी प्रिंसिपल्स को काफ़ी इंटरेस्टिंग वे के साथ, ब्रीफ एक्सप्लेनेशन के साथ। सो लेट्स स्टार्ट। चलिए स्टूडेंट्स शुरू करते हैं अपनी क्लास को और समझते हैं हर एक प्रिंसिपल को ब्रीफ एक्सप्लेनेशन के साथ। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल आता है हमारे पास डिवीजन ऑफ वर्क। तो डिवीजन ऑफ वर्क नाम से समझ में आ रहा है कि काम का डिवीजन कर देना, यानी काम का स्पेशलाइजेशन करना। हर कोई पर्सन कि हर एक चीज़ के अंदर एक्सपर्ट नहीं होता, वो एक्सपर्ट किसी न किसी एक फील्ड में होता है। तो वो एक्सपर्ट के मुताबिक उसकी इफिशियंसी, उसके मोटिव, उसका इंटरेस्ट के मुताबिक उसको काम देना, यानी कि जब वो अपने इंटरेस्ट के मुताबिक कोई काम करेगा तो वो अल्टीमेटली उसके अंदर प्रोडक्टिविटी ज़्यादा इंक्रीज करेगा, उसका इंटरेस्ट उसमें लाए करेगा, तो वो इफिशियंसी के साथ काम करेगा। तो यही मोटिव है हमारा, फ्योल का ओपिनियन यही है कि डिवीजन ऑफ वर्क करना, डिपार्टमेंटलाइजेशन करना, जिससे हमारी ओवरऑल कंपनी के अंदर एक गुड इफिशियंसी आए और हम गुड ग्रोथ कर सके। तो यही सिंपल हमारा डिवीजन ऑफ वर्क है। नेक्स्ट आता है हमारे पास ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। व्हाट इज ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी? तो ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब यही है कि बेसिकली जब किसी भी काम को हम डिवाइड कर रहे हैं, इसका डायरेक्ट लिंक होता है हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल से, यानी डिवीजन ऑफ वर्क से। तो जब कभी हम किसी भी काम का डिवीजन कर देते हैं, डिवीजन ऑफ वर्क करते हैं, तो हम कुछ ना कुछ जिम्मेदारियां भी देते हैं और कुछ ऑथोरिटी भी प्रोवाइड करते हैं, कुछ ताकत भी देते हैं। तो ये ताकत और जिम्मेदारी, इन दोनों के बीच में रिलेशन मेंटेन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। कभी कभार क्या होता है कि आप किसी भी पर्सन को अगर कोई काम डिवाइड कर रहे हो तो आपने उसको ताकत तो ज्यादा दे दी, बस जिम्मेदारी बहुत कम है, तो उसमें क्या होता है हमारा इफिशियंसी इंक्रीज नहीं हो पाती, उसके अंदर मिसमैच होता है और हर एक चीज का अनबैलेंस होना क्रिएट होने लगता है। और अगर आपने किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा दे दी और जो ताकत कम दी तो उसमें भी काम खराब हो जाएगा। तो ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच में एक रिलेशनशिप मेंटेन होना काफी ज्यादा जरूरी है। अगर आप किसी भी पर्सन को कोई जिम्मेदारी दे रहे हो तो उसके मुताबिक उसको ताकत भी दो, और अगर किसी को आप अपनी ताकत दे रहे हो तो उसके मुताबिक उसको जिम्मेदारी भी दो। अब जैसे आज की क्लास, आज के दौर में आप देखो तो अल्टीमेटली हम किसी न किसी पर्सन को देखते हैं, जैसे आईएएस ऑफिसर हुआ या प्रिंसिपल सर हुए, जो कोई भी हुए, हम उनकी नौकरी को देख के काफ़ी वो होते हैं कि यार कितनी बढ़िया है, एसी में बैठे रहना है, अपने कागज साइन करते। नहीं, ऐसा नहीं होता। जितनी उनके पास ताकत है उतनी उनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। एक प्रिंसिपल को पूरे स्कूल की रिपोर्ट भी भेजनी होती है, एक जिला अध्यक्ष को पूरे जिले का ध्यान रखना होता है। तो हर एक चीज़ के अंदर ऑथोरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी बनी रहती है। तो ये इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल हमारा यहाँ से बना। नेक्स्ट आ जाइए यूनिटी, नेक्स्ट आ जाइए डिसिप्लिन। तो डिसिप्लिन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ मैनेजमेंट या प्रिंसिपल्स। ठीक है, ये आप समझ जाइए। तो डिसिप्लिन का मतलब क्या है, जो कि आप देखते सुनते आ रहे हो कि डिसिप्लिन ऐसा नहीं है कि मैनेजमेंट के अंदर ही होना या बिजनेस के अंदर ही होना। डिसिप्लिन एक ऐसा काम है जो कि हर एक चीज़ के अंदर होगा, तभी हम ग्रोथ कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। अगर जैसे मान लीजिए आपका किसी चीज़ के अंदर इंटरेस्ट लाई करता है और आप उस इंटरेस्ट के मुताबिक अपना काम परफॉर्म कर रहे हो, बट क्या करते हो आप, वो इंटरेस्ट कभी कभार आपके अंदर जब जोश चढ़ता है तो वही काम 2 या 3 बार कर दिया, और जब जोश खत्म हुआ कि अब मन नहीं कर रहा तो आपने वो काम छोड़ दिया। तो ये डिसिप्लिन ना होने के कारण होता है। जब हमारे अंदर किसी चीज का डिसिप्लिन होगा तो हम उस काम को रेगुलरली वे में करेंगे, और रेगुलरिटी डीलिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है हमारा बिजनेस स्टडी का। रेगुलरिटी डीलिंग जिस भी काम के अंदर होगी वही बिजनेस क्या कर पाएगा, सक्सेस हासिल कर पाएगा। तो इसी तरीके से डिसिप्लिन हमारा बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल बन जाता है यहां से थर्ड। फिर आ जाइए यूनिटी ऑफ कमांड, यानी कि हमारी पूरी कंपनी के अंदर, किसी भी फर्म के
अंदर, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ऐसा नहीं है कि एम्प्लॉयज़ या फिर ओनर ही सब कुछ है, हर एक चीज़ डिपेंडेंट होती है। हम पिछली क्लास के अंदर ही पढ़कर आए हैं अपने एवरी टेलर के प्रिंसिपल्स में। तो डिपेंडेंट होते हैं हम, क्या होते हैं कंपनी में, यानी कि जैसे मान लीजिए कोई एम्प्लॉय है, उसको रिपोर्ट भेजनी है तो वो डिपेंड है आगे वाले पर्सन पे कि वो मेरी रिपोर्ट आगे भेजे, और जो आगे वाला पर्सन है मैनेजर है लाइक, तो वो सीईओ पे डिपेंड है। तो अल्टीमेटली ये सर्कुलर चेन बनी रहती है, डिपेंडेंसी वाला काम होता है हमारा, इंडिपेंडेंट कोई नहीं होता। जैसे मान लीजिए हम पढ़कर आए थे ना एवरी टेलर के प्रिंसिपल में कि ज़रूरत सभी की होती है, इंपॉर्टेंस सभी की होती है, और हमें ज़रूरत एक दूसरे की ज़रूरत के बिना कोई काम परफॉर्म ही नहीं कर सकते। अल्टीमेटली अगर कोई एक पर्सन अपना काम छोड़ के जा रहा है तो उसका भी कंपनी के ऊपर बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ने वाला है। तो ये सब चीज़ हम पढ़कर आए, तो अगर हमने वो सब चीज़ें क्लियर माइंड से पढ़ी होंगी तो ये सब तो बहुत ईजी है, कुछ भी नहीं है। तो यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब ये है कि इक्वल कमांड बनी रहे। ऐसा नहीं है कि जैसे आपने कोई रिपोर्ट तैयार करी और वो रिपोर्ट आपको मुझे भी दिखानी है, फिर दूसरे पर्सन को भी दिखानी है, फिर तीसरे पर्सन को भी दिखानी है, तो उसके अंदर क्या होगा, सबसे पहले लैक ऑफ डिसीजन मेकिंग होगी। जैसे मान लीजिए आपको एक ही रिपोर्ट 3 जगह दिखानी है, वो 3 बंदे आगे अपनी रिपोर्ट 4 जगह दिखाएंगे, तो उससे क्या होगा, डिसीजन मेकिंग में लैकिंग आएगी। तो लैक ऑफ डिसीजन मेकिंग होगा तो अल्टीमेटली हमारे यहाँ से राइट अप्रोच नहीं निकल पाएगा, और राइट अप्रोच नहीं होगा तो क्या होगा, हमारा सब चीज़ अनबैलेंस्ड हो जाएगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ लेते हैं, कोई हमारा एक पर्सन है यहाँ पे, ठीक है, इसको मैं ओनर मान लेता हूँ, ठीक है। अब ये ओनर जो है ये अपने सारे सबऑर्डिनेट्स को क्या कर रहा है, डायरेक्ट कर रहा है यहाँ से डायरेक्टली। ये जो भी रिपोर्ट तैयार करेंगे ये डायरेक्ट इसे दिखाएंगे ओनर को। और यहीं पर आप देख लीजिए कि कोई भी हमारा काम है और वो 2 लोगों के बीच में डिवाइड है, यानी कि ये अब भी हमारे 3 ही पर्सन है, ये अब भी हमारे 3 ही पर्सन है, 1 2 3 1 2 3, मगर इन तीनों को एक रिपोर्ट इसे दिखानी है तो वही रिपोर्ट इसे भी दिखानी है, सेम रिपोर्ट 2 जगह दिखानी है। तो इसमें क्या होगा, सब चीज़ अनबैलेंस हो जाएगी और सब कुछ खिचड़ी पक जाएगी। तो इसीलिए रॉन्ग अप्रोच से अगर हम काम कर रहे हैं तो हम सक्सेस हासिल नहीं कर पाएंगे, ग्रोथ नहीं कर पाएंगे उतने अच्छी तरीके से। तो यूनिटी ऑफ कमांड इज़ वन ऑफ द बेस्ट मेथड ऑफ प्रिंसिपल्स, ठीक है, मेथड ऑफ सक्सेस, ये समझ लीजिए आप। तो ऐसे आपको जैसे प्रिंसिपल्स आप पढ़ रहे हो तो वैसे आपको अपने दिमाग में सेंटेंस बनाने हैं कि हाँ यार इसका क्या होगा, और जो सेंटेंस बनाना है वही पहले लाइन में लिख देना है, जिससे आपकी क्या होगी, राइटिंग स्किल तो बढ़ने वाली है। क्योंकि अभी तो हम रफली काम करेंगे, फिर एग्जाम तक पहुंचते पहुंचते आप इतने अच्छे हो जाओगे बोलने में, पढ़ने में, तो आप बिजनेस स्टडी का एग्जाम में बढ़िया स्कोर से कवर अप कर पाओगे। अल्टीमेटली 80 आउट ऑफ 80 आ जाएंगे आपको, तो ठीक है। तो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का मतलब क्या है कि यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का मतलब सिंपल यही है कि यूनिटी ऑफ कमांड जो हम कर रहे हैं वही यूनिटी ऑफ डायरेक्शन के अंदर आ जाता है। डायरेक्शन सीधी वे में होनी चाहिए, वन वे में होनी चाहिए, मल्टीपल वेज में होती है तो हमारी क्या होती है, डायरेक्शन वो डिस्ट्रॉयड हो जाती है, बेकार हो जाती है। तो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन भी हमारी बेहतरीन हो, ये भी हम समझ गए भाई। अब आ जाइए सबऑर्डिनेट ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू ऑफ जनरल इंटरेस्ट। अब देखो इसका मतलब क्या है, किसी भी काम को जब किया जाता है तो उसमें जब तक हमारा इंटरेस्ट ना हो ना, जब तक उस काम को करने में मज़ा नहीं आता, और अगर हमारा उसके अंदर इंटरेस्ट होगा तो हम उस काम को करने में थकान महसूस नहीं होगी। तो इसीलिए हमारा इंटरेस्ट होना तो ज़रूरी है ही, साथ में जो हमारे साथ लोग काम कर रहे हैं उनका भी इंटरेस्ट होना उतना ही ज़रूरी है उस कंपनी को, उस ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेस हासिल करने के लिए। तो सबऑर्डिनेट इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, ये हमारा प्रिंसिपल्स यहाँ से क्रिएट होता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज। ये मतलब समझ जाइए सैलरी, वेजेस, ऑफिस इक्विपमेंट या फिर फाइनेंशियल कॉस्ट, बेनिफिट्स ऑफ एम्प्लॉयज। तो जितने भी फंड, जितने भी पैसे एम्प्लॉयज के ऊपर खर्च किए जा रहे हैं वो बेहतर होने चाहिए, क्योंकि यही एक चीज़ होती है, यही एक ऐसा मटेरियल होता है जो कि हमारे एम्प्लॉयज़ को मोटिवेशन प्रोवाइड करे। जैसे फॉर एग्जांपल आपने ये चीज़ निकाली अपनी कंपनी के अंदर कि हमारी कंपनी में जो ओवर टाइम करेगा उसके इतनी परसेंटेज से मुताबिक इंक्रीज होकर मिलेगी सैलरी, तो हर एक एम्प्लॉय सोचेगा कि हाँ यार मैं भी ओवर टाइम करता हूँ, मुझे अच्छी सैलरी मिलेगी, थोड़ी बढ़ के मिल जाएगी। तो वो उससे क्या होगा, अल्टीमेटली हमारी कंपनी की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी। जो बंदा 8 घंटे काम कर रहा है वो 12 घंटे काम करेगा, जब 12 घंटे काम करेगा कुछ ना कुछ तो प्रोडक्ट देगा। तो इसीलिए हमारा रेम्यूनरेशन एक एम्प्लॉयज़ को क्या करता है, मोटिवेशन प्रोवाइड करता है ज़्यादा अच्छे से काम करने के अंदर। ये भी हम समझ गए। फिर आ जाइए सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। तो सेंट्रलाइजेशन यानी केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण। तो सेंट्रलाइजेशन मतलब क्या है, सेंट्रलाइजेशन मतलब ये है कि टॉप लेवल मैनेजमेंट, आप सीधे सिंपल एग्जांपल समझिए कि टॉप लेवल मैनेजमेंट जो कोई भी आइडिया बना रही है या जो कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशन बना रही है वो अपने टॉप लेवल मैनेजर के बीच में ही बनाए, ठीक है, उसके अंदर किसी भी सबऑर्डिनेट को शामिल ना किया जाए। तो ये तो है सेंट्रलाइजेशन। अब सेंट्रलाइजेशन के बाद हम डिसेंट्रलाइजेशन की तरफ बढ़े यानी विकेंद्रीकरण की तरफ बढ़े। तो इसका मतलब क्या है, अपने सबऑर्डिनेट्स को भी अपने आप के अंदर शामिल करना, मीटिंग के अंदर या किसी भी चीज़ के अंदर जिसके अंदर कंपनी के ऊपर डिसीजंस लिए जा रहे हों उसके अंदर अपने सबऑर्डिनेट्स को भी शामिल करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। वो कैसे,
जैसे कि एक तो टॉप लेवल मैनेजर होता है हमारा, उसके बाद छोटे छोटे मैनेजर बटे रहते हैं, जनरल मैनेजर हो गया या कोई छोटे लेवल का मैनेजर हो गया, वो अपने अपने डिपार्टमेंट के मुताबिक रिपोर्ट तैयार करते हैं और भेजते हैं। तो इन्हीं डिपार्टमेंट के मैनेजर्स को अपने उसमें मीटिंग्स में लिया जाए, जिससे हमारा डिसेंट्रलाइजेशन होगा। वो बंदा अपने डिपार्टमेंट की कमी बताएगा कि हाँ भाई हमें इतने वर्कर की ज़रूरत है, या हमारे डिपार्टमेंट में ये कमी है, ये टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। तो बहुत सब फैक्टर्स हो सकते हैं, दे आर मल्टीपल फैक्टर्स, ठीक है। तो सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन दोनों ही ज़रूरी है, ऐसा नहीं है कि ये ज़रूरी है सिर्फ या फिर यही ज़रूरी है, दोनों ही चीज़ें होनी चाहिए। जहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन की नीड हो वहाँ डिसेंट्रलाइजेशन का यूज़ हो, अदरवाइज सेंट्रलाइजेशन तो चलता ही है, ठीक है। तो ये हमारे कितने कंप्लीट हो गए, यहाँ पे हमारे 8 प्रिंसिपल्स कंप्लीट हो गए। जितने भी अब प्रिंसिपल बचे हैं उनको भी जल्दी से फटाफट समझ लेते हैं कि जल्दी से अब आगे के प्रिंसिपल्स भी फिनिश कर लेते हैं और समझते हुए। तो देखिए अब आता है हमारे पास स्केलर चेन। तो स्केलर चेन इज अ कम्युनिकेशन वे ऑफ सबऑर्डिनेट, यानी कि कम्युनिकेशन वे होता है। तो अगर आप बुक में देखो तो आपको ये ऐसा पिरामिड टाइप का बना हुआ दिख रहा होगा ऐसा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे सबऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है। तो एक कम्युनिकेशन वे होता है कि अगर हमें ए वाले बंदे से बात करनी है बी वाले को, तो वो इस कम्युनिकेशन के वे से जाएगा। यदि कोई इमरजेंसी है तो वो गैंग प्लैंक का यूज़ करेगा, यानी वो डायरेक्टली बात कर लेगा, ठीक है। तो ये हमारा सिंपल सा स्केलर चैन होता है, कम्युनिकेशन वे होता है कि आप खुद देखो कि यदि आपको किसी भी प्राइम मिनिस्टर से बात करनी है, आपको तो डायरेक्टली आप प्राइम मिनिस्टर घर थोड़ी चले जाओगे। कई सब चीज़ें होती हैं, अपॉइंटमेंट्स होते हैं, या फिर आपको पहले उस मुकाम तक पहुंचना पड़ेगा जो आप प्राइम मिनिस्टर से मिल पाओ। तो बहुत सब चीज़ें हैं। तो हर एक चीज़ को मतलब कम्युनिकेशन के वे को, आप किसी से बात करनी है तो आपको वो पहले रास्ता तैयार करना है, पहले उस रास्ते पर चलना है, वही रास्ता स्केलर चैन कहलाता है, ठीक है। यहाँ तक हम समझ गए। फिर आता है हमारे पास ऑर्डर। तो देखिए ऑर्डर का मतलब क्या है, यानी ऑर्डर हमारा एक फेयर होना चाहिए, यानी कि एक ह्यूमन रिसोर्सेज और सोशल रिसोर्सेज और मटेरियल रिसोर्सेज के वे में होता है अल्टीमेटली। तो मटेरियल रिसोर्सेज का मतलब क्या है, मटेरियल रिसोर्सेज का मतलब ये है कि हर एक रॉ मटेरियल या कोई भी प्रोडक्ट सही जगह पर सही समय होना बहुत ज़रूरी है। और यही काम हमारा सेम ह्यूमन रिसोर्सेज के अंदर है कि हर एक बंदे को सही जगह पर सही समय पर होना ज़रूरी है। यानी कि किसी भी पर्सन को अगर उसका इंटरेस्ट लाया कर रहा है उस डिपार्टमेंटन के अंदर, तो उसका इंटरेस्ट के मुताबिक उसको काम दिया जाना चाहिए, तभी हमारी इफिशिएंसी इंक्रीज होगी। तो ऑर्डर का मतलब क्या हुआ, ऑर्डर का मतलब ये हुआ कि रॉ मटेरियल रिसोर्सेज के ऊपर ऑर्डर लेना और ह्यूमन रिसोर्सेज के ऊपर ऑर्डर लेना कि हर एक चीज सही समय पर सही जगह होनी चाहिए। ये समझ में आ गया। इक्विटी, इक्विटी का मतलब क्या है, देखिए इक्विटी का मतलब होता है समानता। समानता हमारी पूरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि कोई भी इंप्लॉय ये समझे कि यार मेरी तो कोई वैल्यू ही नहीं है इस कंपनी के अंदर, कि हर एक इंप्लॉय को ये उसका एटीट्यूड देना चाहिए कि भाई हाँ भाई तुम्हारी भी वैल्यू है, अगर तुम नहीं होगे तो फिर कैसे बनेगा काम। तो इस तरीके से इक्विटी होनी चाहिए सभी के बीच में, हमारे सबऑर्डिनेट्स के, ठीक, यहाँ समझ गए। फिर आ जाइए स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल। स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल का मतलब ये है कि हर एक एम्प्लॉय की स्टेबिलिटी होनी चाहिए। जैसे आप ये देखें कि ज़्यादा बोलते हैं कि प्राइवेट जॉब जो है वो सिक्योर नहीं होती, जल्दी जॉब से निकाल दिया जाता है या कभी भी। और यहीं पर गवर्नमेंट की बात करें तो गवर्नमेंट 60 साल तक तो देती है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है कि स्टेबिलिटी प्रोवाइड करनी है अपने एम्प्लॉयज़ को, जिससे उन्हें लगे कि यार मैं तो अभी यहाँ बहुत सालों तक हूँ, 10 साल तक हूँ, 6 साल तक हूँ, 8 साल तक हूँ। तो वो और ज़्यादा दिल लगा के काम करे कि मैं तो यहाँ कहीं नहीं जाने वाला, भाई मुझे तो कोई जॉब से नहीं निकालेगा, या फिर कोई भी एग्रीमेंट हो। तो अल्टीमेटली स्टेबिलिटी हमें प्रोवाइड करनी चाहिए अपने एम्प्लॉयज़ की, जिससे वो और ज़्यादा एफिशिएंसी से काम करे। दैट्स इट, ये हो गया। फिर इनिशिएटिव, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हमें टाइम टू टाइम जो है अपने सबऑर्डिनेट्स के बीच में ऐसा प्रोग्राम करने चाहिए जिससे वो अपने इनोवेटिव आइडियाज़, अपनी इनोवेटिव थिंकिंग को हमारे सामने रख सकें और हम उनकी थिंकिंग, उनके आइडियाज़ द्वारा अपने काम परफॉर्म करें। क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कि जो चीज़ हम नहीं सोच पाते वो सामने वाला सोच लेता है हमसे बेहतर, और हम उसकी थोड़ी सी बात पाते ही क्या कर लेते हैं, अपना काम शुरू कर देते हैं। तो इस तरीके से हमें ऐसे प्रोग्राम्स भी रखने चाहिए जिससे में क्या हो, अपने एम्प्लॉयज़ की हमें इफिशियंसी, उनके आइडियाज़ को देखने को मिले। फिर आ जाइए स्पिरिट डिकॉस। इसका मतलब क्या है, टीम स्पिरिट, की टीम के साथ जुड़ के काम करना चाहिए। यहाँ पर आप टेक्निक से भी प्रिंसिपल से भी याद रख सकते हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट के, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, या फिर कोऑर्डिनेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे 14 प्रिंसिपल्स फिनिश हो गए। अब समय आ गया है इन सभी को याद कर लेने का बढ़िया तरीके से। तो देखिए हमने सभी प्रिंसिपल्स को अच्छे से समझ लिया, किसका क्या काम होता है सब हमने अच्छे से समझ लिया है। फिर भी कोई डाउट हो तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं दोबारा उसको क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा। सो अब टाइम आ गया है इन सभी को याद करने का। तो याद करते हैं। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखिए एक चैन बना के चलिए कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमने सीखा था डिवीजन ऑफ वर्क, ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिसिप्लिन, यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। इसके बाद हमने क्या सीखा था, सबऑर्डिनेट ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, स्केलर चेन, ऑर्डर,
स्केलर चेन, ऑर्डर, इक्विटी, स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल, इनिशिएटिव एंड एस्पिरिट डी कॉर्प्स। ये तो याद भी हो गया। तो इसी तरीके से आप 1-2-3 बार याद करोगे इसको तो आपको याद हो जाने वाला है, क्योंकि हमने समझ कर याद किया, हमने रट्टा नहीं मारा है, हम समझे हैं क्या चीज़ किसका मतलब क्या होता है। कोई भी आपसे पूछ ले कि एस्पिरिट डी कॉर्प्स का मतलब क्या है, बता दो भाई टीम स्पिरिट का मतलब है। टीम स्पिरिट यानी कि हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड, हम एक दूसरे की ज़रूरत को समझें, हम एक दूसरे महत्व को समझें, इंपॉर्टेंस को समझें, टीम स्पिरिट के साथ काम करना सीखें। यही हमारा 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है, जो कि हेनरी फ्योल द्वारा हमें दिया गया है। ठीक है, तो एक बार दोबारा मेरे साथ दोबारा याद कीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल होता क्या आता है हमारे पास, डिवीजन ऑफ वर्क, ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऑथोरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी के बाद क्या आता है, डिसिप्लिन, यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। फिर क्या आता है, सबऑर्डिनेट ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, स्केलर चेन, ऑर्डर, इक्विटी, स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल, इनिशिएटिव एंड एस्पिरिट डी कॉर्प्स। ये सभी चीज़ें हमारी क्लियर हो चुकी हैं। सो होपफुली आपके भी समझ में आया होगा। सभी चीज़ें आपको लिख लेनी है, समझ लेनी है बढ़िया तरीके से। और ये सब अगर मैं चाहता तो इसकी डेफिनेशन भी मैं लिखवा सकता था, बट मैंने इसलिए नहीं लिखवाई आपको, क्योंकि जितना मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि भाई इनिशिएटिव का मतलब क्या है, स्टेबिलिटी ऑफ पर्सन का मतलब क्या है, ये सब आप अपनी लैंग्वेज में लिख सको कि आप कहाँ तक पहुँच पा रहे हो। ये इंपॉर्टेंस रखता है कि हाँ भाई मैं लिखावट में यहाँ तक पहुँच गया, अब मैंने यहाँ जो लिखवाया वो आपने लिख लिया, वही आपने रट लिया, तो उसको रटना बोला जाएगा, क्योंकि आप समझ तो गए बट आपने अपने अकॉर्डिंग अपनी लैंग्वेज नहीं बनाई। तो वो जब अपनी लैंग्वेज के मुताबिक काम करोगे, भाई हाँ मैंने लिखा है ये इसका मतलब ये होता है, तो आपके माइंड के अंदर वो सेटअप हो जाने वाला है। और याद करना तो मैं आपको करवा ही रहा हूँ साथ साथ याद। तो अगर आपने जो नोट्स क्रिएट करे हैं इसके या फिर किसी भी सब्जेक्ट के, वो आप मुझे चेक करवाना चाहते हैं, आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर ही भेज सकते हैं इजीली, और कमेंट बॉक्स के अंदर तो बता ही सकते हैं। तो इसी तरीके से मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर और कवर अप करेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर को इसी तरीके से ब्रीफ एक्सप्लेनेशन के साथ बढ़िया तरीके से, और सभी चीज़ों को साथ साथ याद करते हुए हम चलने वाले हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू।